हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं कंपनी। तो कंपनी किसे कहते हैं और इसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं वो डिस्कस करने वाला हूं मैं इसमें। तो चलिए एक-एक करके पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो कंपनी का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूं। दो डेफिनेशन मैं आपको डिस्कस करूंगा और उससे जो मीनिंग आप निकाल सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, और कुछ फीचर्स भी मैं लिख के रखा हूं जिस फीचर्स को वन बाय वन मैं भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है। लास्ट में मैंने लिख के रखा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यदि हम कंपनीज एक्ट को पढ़े और उसके हिसाब से यदि कंपनीज का डेफिनेशन यदि खोजे तो मुझे कहां पे मिलता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में मुझे ये मिल जा रहा है। क्या कह रहा है? कंपनी मीन्स, कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि दिस एक्ट क्या कहना चाहता है ना? सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब स्टैब्लिश। ओके, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस। तो हम लोग पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद फर्दर उसमें और भी कई सारे परिवर्तन है ना। तो कंपनी जो इस्टेब्लिश हुआ है वो तो आज जो कानून चल रहा है उस कानून से रेगुलेट हो रहा है, लेकिन ये कानून पहले नहीं था, उसके जगह पे कुछ और कानून था। तो प्रीवियसली यदि कोई एक्ट था और उस एक्ट के हिसाब से कोई कंपनी बनाया और कंपनी चल रहा है तो वो भी कंपनी है, क्योंकि वो भी लीगल ऑथोरिटी माने लीगल कंपनी चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस समय में प्रिवेलिंग लॉ क्या था? डिफरेंट था। तो कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते हैं और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोफेसर हैनी के द्वारा भी एक डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है सो भी देख लेते हैं। कुछ फीचर्स को ध्यान में रख के प्रोफेसर हैनी ने यहां पे इस डेफिनेशन को बनाया। जैसे अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? तो बिजनेस में जब हम लोग बिजनेस को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के लैंग्वेज में दो टाइप का पर्सन होता है। एक होता है नेचुरल पर्सन लाइक मी, ह्यूमन बीइंग, और दूसरा वो जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर दिया जाता है ना, और सोल प्रोप्राइटरशिप के द्वारा एक बिजनेस क्रिएट कर दिया जाता है। कंपनीज एक्ट के द्वारा एक कंपनी बना दिया गया। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या क्या है? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में जैसे कि एयरटेल है, तो एयरटेल क्या है? एक आर्टिफिशियल कंपनी है ना। वैसे यदि हम कुछ भी लेते हैं, सपोज एक मार्कर हम लोग लेते हैं क्लासमेट का या किसी और का, तो वो एक कंपनी बन चुका है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी हम लोग काउंट करते हैं। तो प्रोफेसर हैनी ने एक फीचर उठाया, कहां से? फीचर ऑफ अ कंपनी से, और बोला अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है? क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ मतलब कोई कानून होना चाहिए और उस कानून के आधार पे क्रिएट किया गया। हैविंग सेपरेट एंटिटी मतलब हैविंग सेपरेट एंटिटी मतलब ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग इंसान होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन होंगे। ठीक है, तो एक ये भी हो गया। नाउ विथ विथ परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी का जो ऑनर है वो डिमाइस कर सकता है, मतलब वो मर सकता है या वो पागल हो सकता है या
वो कंपनी को छोड़ सकता है ना? तो इस तरह से ऑनर बदलते रहेंगे, लेकिन बिजनेस हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, पास ऑन होता रहेगा। मतलब एक ऑनर से दूसरे ऑनर में ट्रांसफर हो जाएगा कंपनी। ठीक है? तो कंपनी हमेशा चलता रहता है, ऑनर बदलता रहता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। कंपनी तभी डेथ होगा जब कंपनी को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म या तो डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे हम लोग उसमें। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कोई ना कोई कानून के द्वारा क्रिएट होना चाहिए। हैविंग सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होना चाहिए। विथ परपेचुअल सक्सेशन, बिजनेस चलता रहेगा, मालिक ट्रांसफर होता रहेगा। ओके, तो ये थे दो डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू पॉइंट से हमेशा कभी कभी थ्योरी में आपको देखने के लिए मिलता है डिफाइन कंपनी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं फीचर। अच्छा, फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है? जब कंपनी का आप फीचर्स पढ़ लेते हैं ना, तो इससे हर पॉइंट से आपसे एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, और हर पॉइंट से आपका स्मॉल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल बेस में। और फीचर ही एक्चुअली क्या होता है, कंपनी को अंडरस्टैंड करने में पूरा हेल्प करता है। तो कंपनी के क्या क्या फीचर्स है? तो सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब एस्टैब्लिशमेंट। मैंने यहाँ पे बताया था कि कंपनी हमेशा एस्टैब्लिश होता है। किससे एस्टैब्लिश होता है? तो कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन कोई ना कोई कानून के द्वारा ही होता है। आज के डेट में, आज 21 फेब 2025 है, और आज यदि मुझे कोई कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा मुझे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करके ही मैं कंपनी बना सकता हूं। अपने मन से मैं कंपनी नहीं बना सकता, मुझे लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कर दोगे। लेकिन मुझे यदि बिजनेस करना है, मुझे पार्टनरशिप करना है, सुपर प्रोप्राइटरशिप चलाना है, तो आज सोचूंगा आज ही से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं मैं, है ना? तो बिजनेस आज से स्टार्ट हो सकता है, मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन आज यदि मैं एक कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए सोचूं, तो मुझे सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। तब मुझे देखना होगा मुझे अथॉरिटी मिलता है कि नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं कंपनी का, है ना? कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो कंपनी का फॉर्मेशन होगा। कंपनी आज मैं डिसाइड कर लिया आज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इनकॉर्पोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन लॉ के द्वारा होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी भी एक कंपनी का फीचर है। कंपनी जैसे सपोज आप बड़े बड़े कंपनी को देखते हैं, जैसे आप टाटा नमक यूज करते हैं, ठीक है? तो टाटा नमक और टाटा की फैमिली क्या दोनों सेम है? नहीं। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, यदि आप, है ना, जैसे सपोज आप रिलायंस कंपनी का जियो यूज करते हैं, है ना, तो इसमें धीरू भाई अंबानी जो कि रिलायंस कंपनी को जिन्होंने जन्म दिया था, तो धीरू भाई अंबानी उसके फैमिली का रिलेशन कंपनी के साथ में है, लेकिन दोनों सेपरेट है, पर्सनल नहीं है। वैसे किसी भी कंपनी को आप ले ले, किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, है ना, तो शेयर कंपनी का जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप ऑनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। यानी कि आप और वो कंपनी दोनों सेम है क्या? नहीं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो ऑनर है वो अलग है और कंपनी जो है वो अलग है। ये मीनिंग होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। मैंने बोला कि अभी आप कंपनी लॉ को फॉलो करके एक फर्म क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक फर्म का नाम दे रहे हैं। वो जो नाम है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, है ना। तो क्रिएटेड बाय लॉ है, तो कोई ना कोई लॉ को फॉलो करके ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है और आर्टिफिशियल पर्सन का क्रिएशन होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, कोई शेयर होल्डर जो कंपनी का शेयर होल्ड करता है ना, उसका डेथ हो जाए, सपोज डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए, तो उसका शेयर को क्या किया जा सकता है? दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस केस में? सपोज उसका जो उत्तराधिकारी होगा, मतलब उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर होगा, वो शेयर को होल्ड करेगा, मतलब जिसको हम लोग नॉमिनी भी कहते हैं, कि यदि उसके बाद वो शेयर किसके पास चल जाएगा? नॉमिनी के बाद। यदि सपोज उस पर्सन का डेथ हो जाए तो शेयर किसका हो जाएगा? तो उसका जो फैमिली मेंबर है उसका हो जाएगा। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होगा, शेयर हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मालिक बदलते रहेंगे, ऑनर बदलते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलता रहेगा।
नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिमिटेड लायबिलिटी। यदि आप सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस करते हैं या यदि आप पार्टनर से बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ओके, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी यदि है वहां पे और यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब क्या, आप किसी कंपनी का एक शेयर यदि 100 रुपीज का खरीदते हैं तो आपके ऊपर में लायबिलिटी ओनली 100 रुपीज का ही होगा, 100 रुपीज से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है ना। यदि आपने 10,000 का शेयर खरीद लिया तो आपकी लायबिलिटी कितने का होगा, 10,000 का होगा। आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा यदि एक शेयर, तो वो 10 का ही लायबिलिटी आपका होगा। यानी आप जितने का शेयर खरीदते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का जितना शेयर होल्ड करता है उसके ऊपर में लायबिलिटी उतने का ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ना। पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि शेयर का तो सिस्टम है नहीं। यदि पार्टनरशिप में यदि एक पार्टनर अपना शेयर लेके जाना चाहता है तो पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगा, एक पार्टनर का डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगा, है ना। और यदि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप ऑनर है, आप यदि बिजनेस बेचना चाहते हैं तो ऑनर ही बदल गया, बिजनेस ही चेंज हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब यदि किसी कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर जितना शेयर होल्ड करता है वो अपना शेयर किसी को भी मार्केट में बेच सकता है विदाउट एनी कंडीशन, है ना। जिसको वो चाहे उसको बेच सकता है, मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से मार्केट में वो बिक जाएगा। तो ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर यदि सेल हो जाता है तो उसके ऑनर भी सेल हो जाएंगे, मतलब ऑनरशिप या शेयर सर्टिफिकेट में जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है ना कि मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता हूं तो मैं ऑनर हो जाता हूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अलग पार्ट है और ऑनर अलग पार्ट है, ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक्चुअल ऑनर होते हैं ऑफ द कंपनी, लेकिन जो एक्चुअल शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं कि जिसके पास मैक्सिमम शेयर होता है वो क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता है, मैनेजमेंट का पार्ट बनाता है। ये मैनेजमेंट का पार्ट बनाता है, मतलब मैनेजमेंट बनाता है, इसका मतलब देखो, कंपनी को चलाने के लिए चाहिए डायरेक्टर, और डायरेक्टर क्या होता है, हेड ऑफ द मैनेजमेंट होता है। तो किसी भी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या होता है, हेड ऑफ द कंपनी। अब जिसके पास शेयर शेयर है ना, अब किसी के पास एक शेयर है, किसी के पास 2 शेयर है, किसी के पास 10 शेयर है, तो शेयर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बनाता है, डायरेक्टर। और डायरेक्टर जब बन जाता है तो मैनेजमेंट उसके हाथ में चला जाता है, यानी कि डायरेक्टर्स चलाता है कंपनी को, ओके। और ऑनर डायरेक्टर को चुनता है, ठीक है, ये इंटरफियर नहीं करता है। तो मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप दो डिफरेंट चीज है कंपनी में। कॉमन सील, देखो कॉमन सील किसी भी कंपनी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि कॉमन सील है तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे क्या लगेगा, उसका स्टैंप लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे वो कॉमन सील यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट पेपर पे कॉमन सील होता है, ठीक है। तो और नॉर्मली ये नहीं भी होता है, तो कोई भी कंपनी रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता कॉमन सील, ओके। तो ये थे डेफिनेशंस एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी, जो कि एक शॉर्ट वीडियो में मैंने भी कंप्लीट किया है। ये था थ्योरी, इंट्रोडक्शन, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी। तो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। कंपनी क्या है थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जा सकता है। जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही आपकी लायबिलिटी होगी कंपनी में, ओके। जितना शेयर आप होल्ड करते हैं उतना ही आपका क्या होगा, लायबिलिटी होगा। कंपनी, किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है, किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है वो मार्केट में एक्चुअली आता कहां से है, तो टोटल शेयर की यदि बात करो तो एक छोटा सा कैलकुलेशन भी है। सपोज कोई भी कंपनी यदि इनकॉर्पोरेशन होता है, आई होप इसको आप ले लेंगे, इनकॉर्पोरेशन यदि होता है, सपोज यहां पे ले लेते हैं, यदि आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना कैपिटल रखेंगे। तो सपोज कैपिटल ना आपने 100 सीआर का रखा, मतलब 100 करोड़ का कैपिटल आपने रजिस्ट्रेशन कराया। तो जब कैपिटल आपने रजिस्टर्ड करा लिया 100 करोड़ का, तो आपके पास ऑथोराइजेशन हो गया। क्या मिल गया, ऑथोराइजेशन, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल भी इसे कहते हैं, ऑथोराइज, AUTHORISED, ऑथोराइज कैपिटल भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, नॉमिनल
कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है, किसी भी कंपनी का, ठीक है, किसी भी कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है वो ऑथराइज कैपिटल कहलाता है, नॉमिनल कैपिटल कहलाता है। ये कैपिटल को, ये जो टोटल कैपिटल है ना, कंपनी लॉ के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से आपने कि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैं करा रहा हूं, इसका कैपिटल इतना होना चाहिए। तो ये जो शेयर है 100 करोड़, ये 100 शेयर करोड़ जो कि कैपिटल है, इस 100 सीआर को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 100 सीआर को आप डिवाइड करना चाहते हैं, कितना में डिवाइड करना चाहते हैं? सपोज आप 10 लाख शेयर में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। ओके, 10 लाख शेयर बनाना चाहते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना बता रहा हूं मैं? 10 लाख बता रहा हूं। तो एक शेयर का ना फेस वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? फेस वैल्यू एक शेयर का निकल जाने वाला है। तो आप 100 करोड़ में से 10 लाख से डिवाइड दे दीजिए, तो क्या होगा? आपका फेस वैल्यू ऑफ एक शेयर आप कैलकुलेट करके यहां से निकाल सकते हैं। और मार्केट में इच शेयर का जो वैल्यू है वो फेस वैल्यू पे खरीदा बेचा नहीं जाता है। हमेशा किसी भी शेयर को मार्केट में मार्केट वैल्यू पे खरीदा या बेचा जाता है। फेस वैल्यू हो सकता है 2 रुपया है, लेकिन मार्केट वैल्यू हो सकता है उसका 100 रुपया हो, है ना। तो ऐसा भी केसेस देखने के लिए मिलता है। बाकी वो सब चीजें हम लोग अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैपिटल के वैल्यू के बारे में, शेयर का जो वैल्यू होता है उसके बारे में। और ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने अभी आपको बताया, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का थोड़ा कैपिटल के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, फीचर्स ऑफ अ कंपनी बता दिया। ये सारे पॉइंट्स यदि आपको समझाने में मैं सक्षम रहा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।